तो जब भी हम राजपूतों के बारे में सोचते हैं क्या ख्याल आता है? बड़े बड़े किले, बहादुरी के किस्से और सदियों तक चला संघर्ष, है ना? यही तो है मध्ययुगीन राजस्थान की दुनिया। पर इतिहास की किताबों में जो हमें मिलता है वो तो बस कुछ नाम हैं, कुछ तारीखें हैं। असली कहानी क्या है इन सब के पीछे? आज हम यही करने वाले हैं। तथ्यों की इस धूल को हटाकर एक ऐसी कहानी बुनेंगे, एक ऐसी गाथा सामने लाएंगे जो वाकई में हमें आज भी बहुत कुछ सिखाती है। आप देखिए, जब हम इतिहास के इन पन्नों को पलटते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये राजाओं, लड़ाइयों और संधियों का एक बहुत बड़ा जाल हो, उलझा हुआ। लेकिन इसी उलझन में एक धागा छिपा है, एक ऐसा धागा जो इन सारे घटनाओं को एक साथ पिरोता है। चलिए उसी कहानी के उस धागे को ढूंढते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है तथ्यों से कहानी तक का सफर। देखिए, किसी भी महान इतिहास को समझने के लिए ना सिर्फ तारीखें और नाम रटना काफी नहीं होता। हमें उससे आगे बढ़कर उस एक मेन आइडिया को पकड़ना होता है जो सब कुछ एक दूसरे से जोड़ता है। तो देखते हैं कि राजपूतों की कहानी में वो क्या है। इतने सारे शासकों और राजवंशों के बीच एक थीम, एक कहानी बार बार हमारे सामने आती है, और यकीन मानिए यही हमारी पूरी गाथा का दिल है। तो ये है दूसरा खंड, मुख्य संघर्ष, अस्तित्व। राजपूत गाथा का जो केंद्र है ना, वो एक लगातार चलने वाला संघर्ष है। एक ऐसी लड़ाई जो बाहरी ताकतों के खिलाफ अपनी पहचान, अपनी आज़ादी को बचाने के लिए लड़ी गई। ये सिर्फ जमीन के लिए जंग नहीं थी, ये अपनी पूरी दुनिया को बचाने की एक जबरदस्त कोशिश थी। ये जो टाइमलाइन है ये एक साफ पैटर्न दिखाती है। सोचिए, 1192 में पृथ्वीराज चौहान की हार से शुरू होकर 1679 में औरंगजेब के मारवाड़ पर कब्जे तक, मतलब लगभग 500 साल तक राजपूत राज्यों को लगातार बाहरी हमलों का सामना करना पड़ा। ये जो लगातार दबाव था ना, यही उनकी कहानी को असल में गढ़ता है। तो मतलब ये सिर्फ लड़ाइयों की एक लिस्ट नहीं है, ये तो उनके वजूद की, उनकी दुनिया के अस्तित्व की लड़ाई थी। और यही संघर्ष वो फ्रेम है जिसके अंदर हम उनके सभी नायकों और उनके फैसलों को बेहतर समझ सकते हैं। वो सिर्फ सिंहासन के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो अपनी संस्कृति, अपनी पहचान के लिए लड़ रहे थे। चलिए अब आते हैं तीसरे खंड पर, मंच पर पात्र, यानी इस कहानी के मुख्य नायक। कोई भी कहानी अपने किरदारों के बिना तो अधूरी है, और राजपूत इतिहास ऐसे जबरदस्त किरदारों से भरा पड़ा है जिन्होंने इस संघर्ष को अपना चेहरा दिया। तो मिलिए इन नायकों से। पृथ्वीराज चौहान, जो इतनी कम उम्र में एक साम्राज्य की रक्षा कर रहे थे। हम्मीर देव, जिनकी हट के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं। राणा सांगा, जिन्होंने बाहरी आक्रमणकारियों के खिलाफ एक बहुत बड़ी राजपूत सेना को इकट्ठा किया। और राव मालदेव, जिन्हें हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक तक कहा गया। ये सब उस हिम्मत और प्रतिरोध की भावना को दिखाते हैं जो कभी झुकी नहीं। और ये जो कोट है ना, ये उनके दुश्मनों की सोच को दिखाता है। जब सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने कहा कि वो ऐसे 10 किलो को एक मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता, तो ये सिर्फ घमंड नहीं था, ये उस बहुत बड़ी शाही ताकत का प्रतीक था जिसके खिलाफ राजपूत खड़े थे। एक तरह से ये सभ्यताओं का टकराव था। लेकिन सवाल ये है कि क्या हर लड़ाई सिर्फ तलवार से ही जीती जाती है? शायद नहीं। राजपूतों ने भी ये सीखा कि सिर्फ लड़ते रहना ही जिंदा रहने के लिए काफी नहीं था। कभी कभी एक बिल्कुल अलग रास्ता अपनाना पड़ता था। अब देखिए, यहां दो बिल्कुल अलग रास्ते नजर आते हैं। एक तरफ थे पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने सीधा टकराव चुना, आमने सामने की लड़ाई। और दूसरी तरफ आमेर के राजा मान सिंह, उन्होंने एक अलग ही रास्ता अपनाया, मुगल सम्राट अकबर के साथ गठबंधन का। और वो इतने अहम बन गए, सोचिए, कि उन्हें 7,000 का मनसब मिला। ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये मुगल दरबार का सबसे ऊंचा पद था, जो आमतौर पर सिर्फ शाही खानदान के लोगों को ही मिलता था। तो ये क्या दिखाता है? यही कि जिंदा रहने के, अपना वजूद बचाने के तरीके कितने अलग अलग हो सकते। तो अब आते हैं चौथे खंड पर, दुनिया का निर्माण, यानी उनकी विरासत। आखिर ये सारा संघर्ष था किस लिए? सिर्फ जमीन के कुछ टुकड़ों के लिए तो नहीं। असल में वे एक ऐसी दुनिया बना रहे थे और उसे बचा रहे थे जिसकी विरासत आज भी हमारे सामने जिंदा है। उनकी ये विरासत आज भी पत्थरों पर उकेरी हुई है। जोधपुर का मेहरानगढ़ किला जो आसमान को छूता है, किराड़ू के वो मंदिर जिनकी नक्काशी हैरान कर देती है, और जयपुर जैसा अद्भुत शहर जिसे खगोलीय सिद्धांतों पर बनाया गया था, ये सब साबित करता है कि वे सिर्फ योद्धा ही नहीं बल्कि बहुत बड़े निर्माता भी थे। लेकिन एक साम्राज्य सिर्फ इमारतों और किलों से नहीं बनता, उसे चलाने के लिए सिस्टम की जरूरत होती है, एक व्यवस्था की। तो चलिए देखते हैं कि इन राजपूत राज्यों की प्रशासनिक मशीनरी कितनी मजबूत और सोची समझी थी।
देखिए, ये सिर्फ राजा और उसकी फौज की बात नहीं थी। एक पूरी की पूरी व्यवस्था काम कर रही थी। प्रधान जो था वो आज के प्रधानमंत्री की तरह था। बख्शी एक तरह से रक्षा मंत्री था और कोतवाल पुलिस प्रमुख की तरह काम करता था। और जागीरदारी सिस्टम से वफादारी भी बनी रहती थी और सेना का रखरखाव भी होता था। ये एक बहुत ही सुव्यवस्थित मशीन थी जिसने इन राज्यों को सदियों तक संभाले रखा। तो चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी खंड पर, महान राजपूत गाथा। अब जब हमने संघर्ष को देख लिया, किरदारों को समझ लिया और उनकी दुनिया को भी जान लिया है, तो इन सभी धागों को एक साथ बुनकर इस महान गाथा की पूरी तस्वीर देखते हैं। तो इस कहानी के 4 मुख्य चरण हैं। पहला, पृथ्वीराज चौहान का बहादुरी से भरा लेकिन दुखद प्रतिरोध। दूसरा, बड़ी हार के बाद अधीनता का दौर, जहां बस टिके रहना ही सबसे बड़ी जीत थी। तीसरा, मानसिंह जैसे शासकों का दौर जिन्होंने गठबंधन के जरिए ताकत और प्रभाव हासिल किया। और चौथा, जब मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ तो आज़ादी के लिए फिर से संघर्ष शुरू हुआ। ये हार, समझौते और फिर से उठ खड़े होने का एक अविश्वसनीय सफर है। तो इस तरह इतिहास के बिखरे हुए पन्नों और तथ्यों से एक बहुत ही शक्तिशाली कहानी उभरकर सामने आती है। ये कहानी है प्रतिरोध की, हालात के हिसाब से खुद को ढालने की और अपनी आज़ादी की कभी ना खत्म होने वाली खोज की। यही राजपूतों की असली और स्थायी विरासत है। आखिर में राजपूतों की कहानी हमें ये सिखाती है कि इतिहास सिर्फ बीती हुई घटनाओं का लेखा जोखा नहीं होता। ये हमें दिखाता है कि कैसे लोग मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपनी पहचान के लिए लड़ते हैं, खुद को बदलते हैं और फिर से निर्माण करते हैं। उनकी ये विरासत आज हमें क्या सिखाती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को अपने अंदर खोजना होगा।